गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को अध्याय 6 दहन और ज्वाला का अगला हिस्सा पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, आपने कुछ अनुभव अपने याद करिए कि आपने क्या कभी माचिस की तीली को अपने आप जलते देखा है? क्या वो अपने आप जल जाती है? नहीं। वो किस प्रकार जलती है, या तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, जलाना पड़ता है, किसी इस सतह पर उसको घर्षण करना पड़ता है, तब वो जलती है। आपने बच्चों कागज़ के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस तीली के पास लाई जाती है तो क्या वो जल उठता है? हाँ, वो जल जाएगा। जब हम तीली के पास ले जाएंगे तो कागज़ जल जाएगा। या लकड़ी के टुकड़े को अगर हम माचिस की तीली से जलाते हैं तो लकड़ी का टुकड़ा जलेगा नहीं, कि वो बहुत समय ले लेगा, क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा जो है वो कागज़ तो जल्दी जल जाएगा, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा तीली से नहीं चलता, या तो बहुत ज़्यादा समय लेगा, बहुत सी तीलियाँ खर्चे होंगी। तो हम क्या करते हैं, लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए हम क्या करते हैं, कागज़ या मिट्टी का तेल का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कागज़ और मिट्टी का तेल जल्दी आग पकड़ लेता है और वो फिर लकड़ी को गर्म कर लेता है। और आपने जंगल की आग के बारे में तो हमने आपको बताया था कि जंगल में आग लगती है, बहुत कैसे लगती है, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो प्राकृतिक कारणों से, प्राकृतिक कारण क्या हो सकती है, बिजली के गिरने से आग लग सकती है, या जंगल से अगर कोई ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन की पटरी में क्या होता है, घर्षण से चिंगारी निकलती है, तो उस चिंगारी से आग लग सकती है। या मनुष्य की क्रियाकलापों से भी आग लगती है। मनुष्य जो जंगलों में जाते हैं, तो जैसे वो जंगल में जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, तो आग जलाते हैं, तो आग को पूरी तरह से बुझाते नहीं हैं, उससे भी जंगल में आग लगती है। या मनुष्य सिगरेट वगैरह पीते हैं, उसको ऐसे जला हुआ फेंक देते हैं। तो इस तरह से कई कारण हैं जिनसे जंगलों में क्या लगती है, आग लगती है। तो इतना से आपको ये समझ में आया होगा कि आग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है। 3 चीज़ें आवश्यक हैं। एक होता है ईंधन, दूसरा होता है ताप, और तीसरा है आपके ऑक्सीजन। तभी आग लगेगी। अगर ये 3 चीज़ें में से एक भी चीज़ को अगर हम हटा दें तो आग नहीं लगती। और दूसरे आपने क्या जाना कि जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग ताप पर उन आग लगना शुरू होती है। जैसे आपने देखा लकड़ी पर देर में आग पकड़ती है, लेकिन मिट्टी के तेल क्या होता है, जल्दी आग पकड़ लेता है। तो इस तरह अलग अलग पदार्थ में क्या होते हैं, अलग अलग समय पे क्या करते हैं, वो आग पकड़ती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। जितने भी आपने अभी देखा उसमें आपको पता चला कि जो विभिन्न पदार्थ हैं उनके जो ताप क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। आग पकड़ने का जो ताप है वो भिन्न भिन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है बच्चों, ज्वलन ताप आपको समझ में आ गया। जैसे कागज़ का ज्वलन ताप कैसा है, कितना है, कम है, और लकड़ी का क्या है, ज़्यादा है। मिट्टी का तेल का क्या है, बहुत कम है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है, और लकड़ी क्या है, देर से आग पकड़ती है। तो अपने अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं पकड़ लेती? अब आग अपने आप कैसे पकड़ेगी? क्योंकि कमरे का ताप क्या है, माचिस की तीली के ज्वलन ताप से कम है, इसलिए भी नहीं पकड़ती। दूसरा क्या है, माचिस की तीली की डिबिया के बगल में रगड़ने पर ही क्यों जलती है? क्योंकि उसे घर्षण की भी आवश्यकता है, और कुछ लेप उसमें लगाया जाता है। माचिस की डिबिया में किनारे की तरफ आप देखते हैं लेप लगा होता है, उस लेप पे रगड़ने से क्या होते हैं वो आग पकड़ती है। वो लेप क्या होता है, चूर्णित कांच और लाल फास्फोरस का लेप लगा होता है, और उससे वो रगड़ खाने पर आग पकड़ती है। तो ये आप माचिस की तीली का इतिहास इसको पढ़ लेते हैं। बच्चों, माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह के उपयोग किए जाते थे। लेकिन आजकल
कि जो माचिस की तीली है, जो आज उसका जो इतिहास है वो लगभग 200 साल पुराना है। उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण जो होता है कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर लकड़ी की बनी माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा दिया जाता है। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता है और माचिस की तीली का दहन शुरू हो जाता है। लेकिन बच्चों, जो श्वेत फास्फोरस होता है वो माचिस उद्योग में काम करने वालों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आजकल क्या करने लगे हैं, उसमें उसके स्थान पर, श्वेत फास्फोरस के स्थान पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगाते हैं और रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा देते हैं, जो कम खतरनाक होता है। और जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और तुरंत माचिस की तीली के एक सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो ये बच्चों आपकी माचिस की तीली का इतिहास है। तो हमने पाया है कि जो दाह्य पदार्थ होते हैं वो तब तक आग नहीं पकड़ सकते जब तक कि उसके ताप तक उनको गर्म नहीं किया जाता है। किसी पदार्थ को अगर उसके ज्वलन ताप से कम है तो तब तक वो आग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ ही लिया है कि अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। तो जब तक वो अपने कहीं पे अगर गर्मी है लेकिन उस पदार्थ के ज्वलन ताप से अगर वो कम है तो वो नहीं जलेगा, तो उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना उसको ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि भोजन पकाने के तेल में अगर आप छोड़ दें, उसको गैस में छोड़ दें कुछ देर तक, तो वो तेल क्या होता है, अगर लंबे समय तक आपने छोड़ दिया तो वो तेल भी क्या करता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है। और कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, क्योंकि जो कमरे का ताप है मिट्टी के तेल और लकड़ी के ताप ज्वलन ताप से कम है, इसलिए वो आग नहीं पकड़ेगा। परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वो आग पकड़ लेगा। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? बिल्कुल है। मिट्टी का तेल बहुत जल्दी आग पकड़ता है, लकड़ी देर से पकड़ती है। तो मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप क्या है, लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है। इसका क्या अर्थ हुआ कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मिट्टी के तेल को आप ऐसे ही रख दोगे, अगर ज़रा भी उसमें कहीं से चिंगारी मिल गई तो वो तुरंत क्या करता है, बहुत ज़्यादा आग पकड़ लेगा और वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसको किसी डिब्बे में भर के घर के किसी कोने में रखा जाता है, ताकि बच्चे भी उनको ना देखें और सुरक्षित रहें। तो इन क्रियाकलाप क्या प्रदर्शित करते हैं कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाना आवश्यक है। यानी किसी भी पदार्थ को अगर हमें जलाना है तो उसको हमें तब तक गर्म करना होगा जब तक कि उसके ज्वलन ताप तक ना पहुंचे, नहीं तो वो नहीं जलेगा। चलिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं 6.4। क्या करिए, आप कागज़ के 2 कप तैयार कर लीजिए। जैसे ये चित्र में जैसे दिया, इस तरह आप कागज़ के 2 कप ले लीजिए, इसको तैयार करिए और इनमें से एक कप में 50 मिलीलीटर आप जल डाल दीजिए। एक में आप जल डालिए और दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। ठीक है, एक में आपने जल डाल दिया, दूसरे में जल नहीं डाला और अलग अलग आपने उसको गर्म किया, तो क्या होगा, तो जो कागज़ का खाली कप का क्या होता है, वो तो जल जाएगा। ठीक है, जो खाली है तो तुरंत जलेगा ही, कागज़ का खाली कप है। और जल युक्त कागज़ के कप का क्या होगा, क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? अब इसका क्या होगा, हाँ, जो ये कप है जिसमें हमने पानी डाल दिया है वो नहीं जलेगा और उसका जो जल है वो क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो ऊष्मा है चालन के द्वारा जल में पहुंच जाएगी और जल क्योंकि ठंडा होता है और वो जल है वो कागज़ को क्या होगा, जलने नहीं देगा। ठीक है, चालन आपने पढ़ा है, ऊष्मा चालन द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है ना। देखिए, यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें, यदि जो 2 कप है हमको गर्म करना, अगर हम
कंटिन्यूस उसको गर्म करते रहे तो हम कागज़ के रूप में भी जल को क्या कर सकते हैं, कागज़ के कप में भी हम जल को क्या कर सकते हैं, उबाल सकते हैं। तो क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या आपको इससे पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा थी वो चालन द्वारा जल में चली गई। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि चालन के द्वारा जो ऊष्मा थी वो जल तक पहुंच गई। अब जल की उपस्थिति में क्या हुआ, ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाया। अब वो कागज़ को ठंडा बनाया हुआ है, तो जो कागज़ का ज्वलन ताप था वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाया, इसलिए वो कागज़ नहीं जलेगा। लेकिन जो दूसरा कागज़ था उसमें जल नहीं था, तो जब जल नहीं है तो वो क्या होगा, सीधा वो कागज़ को क्या कर देगा, जला देगा। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इससे अभी आप क्या जानें कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पेट्रोल है आपका कौन कौन से हो गए, ये पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, एलपीजी हो गए, ये बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, तो इनका प्रयोग हमें बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ये तुरंत माचिस की तीली अगर इनको कहीं से भी चिंगारी मिली तो ये तुरंत क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो इनका उपयोग हमें बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। चलिए अब आग देखते हैं कि अगर आग लग जाए तो उसमें हम नियंत्रण कैसे पाएंगे, क्योंकि दुर्घटनावश क्या होती है, आग लग जाती है कभी घरों में या कभी जंगलों में, कहीं भी किसी ऑफिस में या सिनेमा घर में। तो क्या करना है, उसमें हमें नियंत्रण पाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। तो कैसे हम उसमें नियंत्रण पाते हैं, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अगर आपको कोई ऐसा अनुभव हो कि किसी घर, दुकान, कारखाने में अगर आग लगते आपने देखा हो तो उसका एक छोटा सा नोट बनाकर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आपने फायर ब्रिगेड के बारे में सुना होगा। आपके शहर नगरों में क्या होती है, फायर ब्रिगेड होती है। ये जब कभी अगर किसी शहर में कहीं पे दुर्घटनावश आग लग जाए तो ये आग बुझाने के लिए आते हैं, और इनके पास पानी बहुत अधिक मात्रा में जल होता है और उसको बुझाते हैं ये जल के द्वारा। ये देखिए, या फायरमैन दबाव के साथ जल फेंक रहा है, आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। तो कैसे होता है, जब ज्वलनशील पदार्थ क्या करते हैं, जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, जैसे ये जल रहा है, ये मकान जल रहा है, तो उसको ठंडा करते हैं पानी से। ठीक है, और जब इसको ठंडा करेंगे ये तो भाप निकलती है, एक जलवाष्प निकलती है, और वो जलवाष्प क्या करती है, ज्वलनशील पदार्थ को चारों ओर से क्या कर लेगी, घेर लेगी। ठीक है, देखिए इसको ऐसे आप समझिए कि देखो, जब ये यहाँ से पानी गिरा रहा है तो ज्वलनशील पदार्थ क्या है, यहाँ पे पूरा भवन क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। तो जब ये पानी गिराएगा तो ऐसे जलवाष्प बनने लगेगी चारों ओर। ठीक है, जब मकान के चारों ओर ऐसे जलवाष्प बन जाएगी तो क्या होगा, ये वायु आ रही है यहाँ से, एटमॉस्फेयर से वायु आ रही है घर की तरफ और आग और भड़क रही है, तो ये बीच में क्या करेगा, ये जलवाष्प की जो ये लेयर बन जाएगी ये अब वायु को यहाँ तक नहीं पहुँचने देगी और आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, और तो आपको पता ही है कि आग जलने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ईंधन की, वायु की और ऊष्मा की। तो अगर हमें आग बुझानी है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों में से किसी एक को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। अब ये बताइए कि अगर किसी घर में आग लगी है, ठीक है, ये घर है, ठीक है, तो इसमें अगर आग लग गई है तो इसमें ईंधन क्या है, ईंधन आपका ये घर है, तो घर तो आप हटा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, क्या आप घर को तो हटा नहीं सकते, घर तो हमको बचाना है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसका ताप कम करेंगे या वायु का क्या करेंगे, यहाँ घर तक ना पहुँचे और आग ना भड़के, बस ये दो ही काम हम कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, आग बुझाने वाले
का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप करना दोनों होते हैं। वो वायु के प्रवाह को भी काटते हैं और ईंधन के ताप को भी कम करते हैं, दोनों काम करते हैं, जिससे आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। अब ध्यान दीजिए कि अधिकांश परिस्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो चीज़ जल रही है उसको आप नहीं हटा सकते हो। ठीक है, मकान जल रहा है तो मकान को तो आप हटा नहीं सकते हो, तो क्या करेंगे आप, तो ईंधन की आपूर्ति को ही आप जो वायु की आपूर्ति को रोकेंगे और ईंधन को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। हम इन दो कारणों से ही हम आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, ये देखिए बच्चों, जल जो है सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, यानी सबसे ज़्यादा आग को बुझाने के लिए जल को ही प्रयोग किया जाता है। परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज़ जैसी वस्तुओं में आग लगी हो, या अगर विद्युत वाली चीज़ों में, अगर इलेक्ट्रिसिटी में या इस ऐसी जगहों पर आग लगी हो तो हम उसमें जल नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम ऐसी जगहों पर पानी डालेंगे तो करंट आ जाएगा, जो बुझाएगा उसको करंट लग सकता है। और अगर पेट्रोल की आग लगी हुई है तो उसको भी हम जल से नहीं बुझा सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो पेट्रोल होता है वो जल से क्या होता है, हल्का होता है, जल भारी होता है। अगर पेट्रोल वाली आग में अगर आप जल डालेंगे तो जल पेट्रोल से नीचे चला जाएगा और पेट्रोल ऊपर ऊपर क्या होगा, तैरता रहेगा और वो जलता रहेगा। तो पेट्रोल की आग है या विद्युत की आग है, इनको हम जल के द्वारा नहीं बुझा सकते। तो ऐसी आग को बुझाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसी आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक सबसे अच्छा अग्निशामक है। जो क्या होता है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन से भारी है वो। तो वो क्या करेगा, आग के, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो आग के चारों ओर वो फैल जाएगा। ठीक है, इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ईंधन क्या है, मान ले किसी ऑफिस में ही मान ले आग लग गई है किसी, ठीक है, ऑफिस में आग लग गई, यहाँ बिजली से आग लग गई, हम नहीं बुझा, उस पानी नहीं डाल सकते, तो फटाफट क्या करेंगे, इस अग्निशामक यंत्र है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी है, उसको छिड़क देंगे। तो चारों ओर क्या होगा, कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरह चारों ओर फैल जाएगा और जो एयर आ रही थी उसके संपर्क को क्या करेगा, वो रोक देगा। ठीक है, और आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। जब एयर नहीं पहुंचेगी ईंधन तक तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका लाभ ये है कि ये क्या है, विद्युत उपकरणों को कोई हानि भी नहीं पहुंचाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति होती कहाँ से मिलता है, ये उच्च दाब पर या द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरा जा सकता है, और सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः ये न केवल आग के चारों ओर से घेर लेती है, बल्कि ईंधन के ताप को भी क्या कर लेती है, नीचे ले आती है, ठंडा कर देती है उसे। ठीक है, इसलिए ये अति उत्तम अग्निशामक है, इसलिए ये बहुत ही अच्छे प्रकार का अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव कर दें, और आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो क्या करती है, आग को बुझा देती है। ठीक है, ये अग्निशामक यंत्र आपको समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर भरी होती है, जो ऑक्सीजन से भारी होती है। अगर आग लगती है तो इसको छिड़क दिया जाता है, तो ये कंबल की तरह जहाँ आग लगी है उसके ईंधन के चारों ओर क्या कर देता है, ये कंबल की तरह आवरण बना लेता है और ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देता है, जिससे आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। और ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उनमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और ठंडा कर देता है उनको। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, ये आप लोग पिक्चर हॉल में, ये स्कूलों में भी रहता है, पिक्चर हॉल में रहता है, हॉस्पिटल्स में रहता है, हर जगह पर ये अग्निशामक यंत्र क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए इतना ही, बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है इस लेसन का अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगी। थैंक यू बच्चों।